हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, हिंदी। हिंदी आज हम गोधुली पढ़ेंगे और गोधुली का जो पहला लेसन है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आज हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल पहले हम स्टोरी को समझ लेते हैं कि क्या है। तो स्टोरी को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि स्टोरी के बीच से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर हम स्टोरी को समझ लेते हैं तो बीच से ऑब्जेक्टिव का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन लेक्चर के साथ। तो आज का हम पढ़ने वाले हैं गोधुली हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके राइटर हैं भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं कि क्या है इनका जीवन, जो कैसे शुरुआत हुआ, कौन कौन से कविता इन्होंने लिखी, कौन कौन सी कहानी लिखी, सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में। तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने से पहले अगर आप लोग हमारे साथ नए हैं तो वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज का इस सेशन का शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसी यही एक तरीका है जिसके जरिए आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो इस कोरोना काल में घर बैठे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि इसमें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, किस तरह से जाति के आधार पर, है ना, व्यक्तियों में काम का बंटवारा होता है ना, कि अगर इस जाति का है तो वो यही काम करेगा। इस तरह से सारा कुछ इसमें पढ़ने का है। ठीक है, और पुस्तक का नाम है गोधुली और हम लोग हिंदी फर्स्ट हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं इस स्टोरी को। बहुत ही शानदार लेक्चर है। अगर आप इसको मिस कर दिए तो आप एग्जाम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसको आप मिस कर दोगे। और साथ ही साथ अगर आप इसको पढ़ लिए इसके स्टोरी को, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्लास को। तो चलिए हमारे साथ आज आप लोग भी रेडी हो जाइए इस क्लास में। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे बहुत ही शानदार सेशन के साथ। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले हमारे जो ये जो राइटर है श्रम विभाजन जाति प्रथा के राइटर, वो हैं भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही हमारे संविधान के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो समझते हैं इनके बारे में बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो भीमराव अम्बेडकर जो हैं चलिए ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जो है एक महान जाति से थे। ठीक है, महार जाति से। ठीक है, जिनको जिन, है ना, जिस जाति को हमारे समाज में छुआछूत के नज़रिए से देखा जाता है, उनके साथ ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो उस समाज से चलकर इन्होंने अपने देश के लिए एक मिसाल कायम की है। ठीक है, तो समझते हैं इस कहानी में इनके साथ क्या क्या हुआ है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनका पूरा नाम क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल, जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, है ना, महू, महू एक जगह है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। पहले ही बता चुके हैं कि इनका जो जन्म है एक महार जाति में हुआ था। ठीक है, एक दलित परिवार में हुआ था। और कब हुआ था ये डेट को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ लिया जाए। तो 14 अप्रैल 1891। ठीक है, मानव मुक्ति के, देखिए क्या लिखा हुआ है, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में एक थे। ठीक है, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब जो था, है ना, सुपठित जनों में एक थे। है ना, मतलब एक बहुत ही अच्छे अच्छे है ना घर से बिलोंग्स करते थे, जहाँ क्या था, सर्वोपरि माना जाता था एजुकेशन को। ठीक है, चलिए प्राथमिक, इन्होंने क्या किया कि प्राथमिक शिक्षा, है ना, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। यानी कि बहुत ही एक अच्छे घराने से थे। ठीक है, जिस कारण से इन्हें क्या मिला, प्रारंभिक शिक्षा जो मिला, कहाँ मिला? न्यूयॉर्क जाकर के मिला। ठीक है, बड़ौदा शहर में। फिर वहां से उन्होंने कहाँ गए? वहां वे इंग्लैंड गए, लंदन गए। ठीक है, आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने
संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा, ठीक है, संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक, पूरा वैदिक वार्ड में अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक संस्थाएं प्रस्तुत की। उन्होंने इंग्लैंड जब गए तो उन्होंने सब कुछ पढ़ा कि समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, सब कुछ है ना। पुरानी किताबें, बहुत सारे प्रागैतिहासिक काल की किताबें, बहुत पुरानी पुरानी किताबों का इन्होंने स्टडी किया। तब इनको समझ में आया कि हमारा जो देश है वो किस तरह से, है ना, भेदभाव के जरिए बंटवारा हो गया है, क्षेत्रवाद के जरिए बंटवारा हो गया है, ठीक है। तो उस पर इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत सारे मौलिक संस्थाएं भी है ना, क्या किया, प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया हम लोग के सामने। सब मिलकर वे इतिहास, मीमांसक, है ना, विधिवेता, विधिवेता का मतलब होता है जो इस चीज को निर्माण करने वाला होता है, ठीक है। विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन की व्याख्या बनकर उभरे। इन्होंने आगे जाकर के बहुत अच्छे अच्छे काम किए। कौन कौन सा काम किया, तो इन्होंने देखिए क्या किया कि विधिवेता के रूप में अर्थशास्त्री, एक बहुत ही अर्थशास्त्री, है ना, समाजशास्त्री, सामाजिक सेवा करने वाले एक व्यक्ति बने पढ़ने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद। और शिक्षाविद, बहुत ही एक पढ़े लिखे और धर्म यानी कि अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले एक, है ना, बेहतरीन और एक है ना, जिसको बोलते हैं ना आइडल मैन के रूप में हमारे सामने उभरे, ठीक है, एक आदर्श व्यक्ति बने, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इसको। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, ठीक है। स्वदेश मतलब अपना देश, अपने देश में उन्होंने क्या किया, कुछ समय के लिए बैरिस्ट्री भी पढ़ाई की, ठीक है, वकालत भी किया, एक, है ना, वकील के तौर पर, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसको सुनना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लेक्चर नहीं सुनोगे तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका कवर होने वाला नहीं है, ठीक है। एक बार बस सुन लीजिए, अच्छे से कहानी को समझ लीजिए माइंड में, आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, कंप्लीट तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। चलिए थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए अब अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। चलिए देखिए, इन्होंने क्या किया कि बाद में क्या किया, उन्होंने कुछ समय के लिए वकालत की पढ़ाई भी शुरू की, ठीक है। वकालत भी इन्होंने किया। देखिए, बनकर उभरे, उन्होंने एक अच्छे समाजवादी के रूप में बनकर उभरे और स्वदेश में उन्होंने कुछ समय के लिए वकालत भी की, ठीक है। समाज और राजनीति में समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने क्या किया कि समाज यानी कि समाज में भी एक अच्छे आदर्श के रूप में बनकर उभरे। और साथ ही साथ क्या किया, समाज और पॉलिटिक्स में भी उन्होंने एक अच्छा योगदान दिया, एक अच्छे, है ना, अच्छे लीडर के रूप में उन्होंने अपना साथ दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, निभाते हुए उन्होंने क्या किया, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि समाज में जितने तरह का भेदभाव हो रहा है, जितने तरह का जो भी, है ना, जो भी छुआछूत हो रहा है सभी लोगों के साथ, स्त्रियों के साथ, अगर वो काले हैं तो काले लोगों के साथ, ठीक है, अगर वो निचली जाति से हैं तो ऊपरी वाले जो जितने भी उच्च कास्ट के लोग थे उनको दबाने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो सब पर उन्होंने क्या किया, विचार किया और समाज में एक अच्छे न्याय की घोषणा की, ठीक है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत है और उन्होंने वही किया, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया कि समाज के जितने भी दलित वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, सभी के साथ बहुत अन्याय हो रहा था, ठीक है। उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और क्या किया, मैदान में कूद पड़े और सभी को क्या मिला, एक अच्छा रास्ता मिला उनके अथक प्रयास के जरिए, ठीक है।
उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। देखिए, इनके पीछे उन्होंने जैसे कोई भी काम हम लोग अगर सफल तरीके से करते हैं तो उनके पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है, ठीक है? तो इनके पीछे भी 3 प्रमुख व्यक्ति का हाथ था, ठीक है? और वो कौन-कौन से व्यक्ति थे? तो उन्होंने अहिंसा के सबसे बड़े देवता बुद्ध का और एक महान कवि जिनको कबीर के नाम से जानते हैं उनका और एक ज्योतिबा फूले। ये तीनों महान इनके निर्देशक रहे, प्रेरक रहे, जिनके मार्ग पर चलकर इन्होंने छुआछूत की, है ना? जाति प्रथा पर हो रहे जितने भी तरह का भेदभाव था, सभी को क्या किया? हटा दिया। ठीक है? तो किनके अथक प्रयास से? तो ये 3 व्यक्ति थे। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भीमराव अम्बेडकर के 3 मुख्य प्रेरक कौन-कौन थे? ठीक है? एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन अगर दे दे 4 गो तो आप आराम से लगा सकते हो। पहला बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। यही 3 व्यक्ति थे जिनके मार्ग पर चलकर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? समाज के लिए एक अच्छा लोक कल्याणकारी कार्य किए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में उनकी उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें क्या करते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है? किस तरह से? उन्होंने एक अहम भूमिका निभाया देश के लिए। अहम भूमिका निभाया और एकनिष्ठ समर्पण के साथ, एकता के साथ सभी भारतीयों को जीना सिखाया, है ना? और सभी को आज उन्हीं के अथक प्रयास के कारण आज जो निचली जाति के लोग हैं, वो भी सभी जगह घूम सकते थे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है? अगर वो नीची कास्ट के हैं, तो वो मंदिर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना? किसी भी पब्लिक प्लेस पर सही नहीं जा सकते हैं, ठीक है? यानी अपने अधिकार का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना? तो उन्होंने क्या किया क्योंकि वो उसी जाति से थे, उनके साथ ही बहुत सारा अभद्र व्यवहार हुआ, ठीक है? इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने एक महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के साथ देश के लिए छुआछूत को हटाया, ठीक है? उनका क्या किया? पूरी तरह से खात्मा कर दिया। तो आज हम उन्हें इन्हीं अथक प्रयास के कारण उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हैं, ठीक है? श्रद्धांजलि देते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि इनका जन्म तो बता दिया गया है कि दिसंबर इनका जो जन्म मृत्यु है, ठीक है? दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का क्या हो गया? निधन हो गया। बाबा साहेब का निधन हो गया, ठीक है? कब हुआ था? एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आप हाइलाइट कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए पेन बुक में ही पेंसिल या पेन से हाइलाइट करना सीखिए, ठीक है? इनका जो जन्म देखिए, मृत्यु जो हुआ था ये दिसंबर 1956 में हुआ था। इनके महान निदेशक कौन थे? यही मेन-मेन 2-4 पॉइंट है जो क्या है इम्पोर्टेंट है। अगर आप थोड़ा-थोड़ा भी टाइम देते हैं, अब पूछेगा इनका जो मृत्यु है वो कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है? भीमराव अम्बेडकर का। आगे चलकर बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनेक पुस्तकें लिखी, वो पुस्तक कौन-कौन सी थी? आगे हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है? तो वो पुस्तक जो था उनकी प्रमुख रचनाएँ एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे कि द कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर, ठीक है? और कौन-कौन सा पुस्तक लिखा? देयर मैग्नीज़्म, है ना? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट और द है ना? अनट है ना? बेबल्स, हू आर दे बहुत सारी अच्छी-अच्छी किताबें इन्होंने लिखी। हू आर सुकराज, बुद्धिज़्म एंड इस तरह से बहुत सारी किताबें इन्होंने क्या किया? हम लोगों को पढ़ने के लिए ठीक है? चलिए, इनके और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे किताबें हैं, ठीक है? जिन्होंने ये समाज के बारे में बहुत अच्छी प्रेरणा दी है, ठीक है? चलिए, अब इसको आगे पढ़ते हैं कि इन्होंने और कौन-कौन सी किताबें लिखी। देखिए, ये पुस्तक देखिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है? थॉट्स ऑफ है ना? लिंगुनिटीज़ स्टेटस एंड द राइज़ एंड फॉल ऑफ द हिंदू। इन्होंने बहुत सारी ऐसी-ऐसी किताबें लिखी और इन्होंने क्या किया इस नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वर्णमय जो है, वो 21 खंडों में विभाजित हो चुका है। अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि बाबा साहेब का जो है ना, संपूर्ण पुस्तक है वो कितने खंडों में विभाजित है? तो 21 खंडों में।
ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनी क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव के द्वारा किए गए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात एक भाषण है जिसका नाम रखा गया, एग्जाम में पूछा जाएगा तो इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है कि यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिलेशन है के एनिलेशन ऑफ कास्ट के एनिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव ने क्या किया, इसको प्रकाशित किया, इसके द्वारा किया गया है। और इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो जाति भेद का अनुच्छेद से है। हिंदी रूपांतरण जो है उसका संबंध किससे है, किस अनुच्छेद से है, तो जाति क्या है, जाति भेद के अनुच्छेद से है, ठीक है। चलिए, किंचन संपादन के साथ लिया गया है। चलिए ये सब नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ मेन मेन पॉइंट पर डिस्कस करना है जो इनके द्वारा, जैसे पूछ लिया जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रमुख भाषण का क्या नाम था, ठीक है। तो क्या नाम था, एनी लीस एनी एनी ही, ठीक है, एनी ही लेसन उसका नाम था, ठीक है। चलिए, क्योंकि नाम थोड़ा अल्टर है तो सुनने में अजीब लग रहा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और भी जितने सारे बच्चे हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। तो चलिए इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि और क्या है, बहुत ही छोटी स्टोरी है, तो समझ लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने क्या किया, अनुच्छेद से किंचन संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जो है ना, एनिहिलेशन जो है, यह भाषण जो है जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन, है ना, 1936 में सम्मेलन हुआ था, इसके अध्यक्षीय भाषण के रूप में, है ना, तैयार किया गया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति, है ना, ना बन सकने के कारण सम्मेलन आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन जाति प्रथा के नाम पर मध्य उगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में क्या किया, बरकरार करके विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों पर रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी क्या किया, अस्वस्थ कार्य पर भी क्या किया, यहाँ एक संभावित क्या है, विधिवेता और दृष्टिकोण उभर सका है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत ही क्या है, शिक्षाप्रद है, ठीक है। इसमें नीचे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था, इस कारण से हम स्पीड में कर दिए, ठीक है। चलिए आगे अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आएगा, देखिए कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो आपका पूछा जाएगा यहाँ से कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पुस्तक का, सॉरी स्टोरी जो है, इसके लेखक कौन है, क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर इसके क्या है, इस कहानी के लेखक हैं। चलिए अब देखिए कहानी को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। यह विवंडना की ही बात है, यह क्या है, विवंडना की ही बात है। विवंडना मतलब दुख की ही बात है, ठीक है। यह बहुत ही दुख की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब जातिवाद की भावना के मानने वालों की कमी नहीं है ना। लगभग हर एक इंसान में जातिवाद की भावना है, ठीक है, छुआछूत की भावना है, ठीक है। चलिए, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, मतलब जाति प्रथा को कई आधार पर बांटा गया है, ठीक है, उनके कर्मों के आधार पर, उनके अंदर के वेशभूषा गुणों के आधार पर, अगर वो अच्छे है ना, अगर वो शिक्षित नहीं है उसके आधार पर भी क्या किया जाता है, जो शिक्षित लोग हैं और अशिक्षित लोग हैं इन दोनों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, उन लोगों के बीच भेदभाव हो जाता है। अगर कोई, अगर ऊंची है ना, ऊंची जाति का है, कोई निम्न जाति का है, तो उन दोनों के बीच भी भेदभाव हो जाता है। अगर कोई अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेता है, कोई हिंदी बोल लेता है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच भी भेदभाव हो जाता है। तो कहने का मतलब वही है कि इनके कई पोषकों के आधार पर इनका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है क्योंकि जाति प्रथा भी क्या है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन का ही क्या है, दूसरा रूप है।
इसलिए इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह है कि यही क्या है, आपत्तिजनक है। सबसे बड़ा आपत्तिजनक यही है कि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का क्या है, दूसरा रूप है। ठीक है? यानी कि सबसे बड़ा अगर इसमें विभाजन होता है तो वो जाति के आधार पर ही होता है, सबसे बड़ा विभाजन। ठीक है? जाति ही सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा होता है जिसके ज़रिए क्या होता है, लोगों में भिन्नता आ जाती है, छुआछूत की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है? चलिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन का भी क्या है, रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ, ठीक है? देखिए, जाति के आधार पर काम का तो बँटवारा लोग करते ही हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, श्रम विभाजन के साथ-साथ, श्रम मतलब होता है काम, ठीक है? काम, यानी काम का विभाजन। अगर वो जैसे कोई अलग कास्ट का है तो वो ये है ना? इस तरह से काम करेगा, जैसे जैसे कोई कारपेंटर है तो वो क्या करेगा, बढ़ई का ही काम करेगा, कारपेंटर ही का ही काम करेगा, फर्नीचर का ही काम करेगा। ऐसा तो विभाजन शुरू से ही किया गया है और आगे अपने समाज में भी आप लोग देखते ही होंगे। ठीक है? इसके साथ-साथ देखिए क्या हुआ, श्रमिक विभाजन का भी क्या है, रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या करता है, आवश्यकता है। निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था, किसी भी सभ्य समाज में, शिक्षित समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। ठीक है? देखिए, श्रम विभाजन की जो व्यवस्था है इससे श्रमिकों के विभिन्न विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। वे लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन विभाजन तो क्या होता है, उनको है ना, उनके कर्मों के आधार पर भी कर दिया गया है। ठीक है? चलिए, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है, भारत में जो जातिवाद है, ठीक है? इसकी एक और विशेषता क्या है? यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को क्या करता है, एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच-नीच करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर कि जाति प्रथा एक विशेषता यह है कि यह श्रम, है ना, श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच-नीच भी पैदा कर देती है। देखिए, एक तो जाति के आधार पर जैसे श्रम विभाजन हुआ ही है, इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। कहने का मतलब है कि जाति के आधार पर तो सबको काम का बंटवारा किया ही गया है, श्रम का विभाजन किया गया है काम का, ठीक है? उसके साथ-साथ अगर ऐसा कर दिया गया है तो कम से कम एक जाति का जो लोग है ना? वो तो एक साथ मिल के रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसी कास्ट में कोई लोग है ना, कोई ऊँचे पद पर हैं, ठीक है? अच्छी खासी उनकी, है ना, जो है पर्सनैलिटी है, मतलब अच्छा खासा उनके पास पैसा है और जिनके पास कम पैसा है, तो उसी सेम जाति में भी क्या होता है, भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है, अपेक्षा क्या है? ऊँच-नीच करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। सिर्फ़ कहाँ पाया जाता है? भारत में जातिवाद सबसे ज़्यादा है। ठीक है? जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है? श्रम विभाजन मान लिया जाए तो क्या है, ये एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। श्रम विभाजन क्या है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है? अगर आप मान लिया जाए अदर जिस कास्ट से हो, उस कास्ट क्या वो काम करने का मन करता है आपको? है ना? क्या करता है? आपकी रुचि के अनुसार वो काम तो दिया नहीं गया है ना? समझ रहे हैं? मतलब आप जो काम करना चाहते हैं, वो आपकी रुचि उस काम में नहीं है, ठीक है? जैसे आप जो कास्ट का है वही काम करना चाहते हैं, वही घर वाले चाहते हैं कि वही काम सीख ले, वही काम करे, ठीक है? लेकिन आपकी जो रुचि है कुछ और बनने की है, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनने की है, ठीक है? तो इस कारण से यहाँ पर क्या है कि जाति प्रथा यदि श्रम विभाजन भी मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इन्हें कि अपने आप हम मान लिए, है ना? सब जैसे बोल दिया कि आपको ये काम करना है, ठीक है? तो क्या अपने मर्ज़ी से मान लेते हैं? ना कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है? किसी के दबाव में आने के बाद ही हम क्या करते हैं, उस काम को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है? चलिए, तो वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चे जुड़ सकें हमारे साथ, ठीक है? और इस कहानी को अच्छे से समझिएगा, अंत तक बने रहिए, ठीक है? अंत तक बहुत ही, और साथ ही साथ इसका बुक सॉल्यूशन करवाएँगे क्वेश्चन आंसर के साथ।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, कुशल व्यक्ति कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है। देखिए, किसी भी समाज का, है ना, अगर निर्माण करना है तो उसके पहले कोई एक कुशल व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है ना, जो सब कुछ समझता हो, सब, है ना, क्या ऊंच नीच है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, अच्छी सूझबूझ होनी चाहिए, ठीक है। एक सक्षम श्रमिक मतलब एक अच्छे काम करने वाला, है ना, जो कि उस काम का क्या हो, पूरी तरह से सक्षम हो, समाज का क्या कर सकता है, निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, हम व्यक्तियों का जो क्षमता है इस सीमा तक विकसित करें, जिससे कि वह पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कम से कम हम लोग को ऐसा समाज तो मिले, ताकि हम अपना मर्जी से हम अपने काम को क्या कर सके, चुन सके कि हम ये काम करेंगे। तो ऐसा समाज बनाने के लिए वैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कुशल के साथ साथ क्या हो, एक सक्षम श्रमिक हो। समझ रहे हैं? चलिए, देखिए, कुशल व्यक्ति के साथ साथ क्या हो, एक अच्छे श्रमिक भी हो, ठीक है, चुनाव स्वयं कर सके। देखिए, इसी सिद्धांत के विपरीत इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे, देखिए, जाति प्रथा में क्या क्या होता है, ठीक है। जाति प्रथा क्या हमें बताता है कि जाति प्रथा किस तरह से हम लोग को क्या करता है, भेदभाव करता है, किस किस तरह से हम लोगों में, है ना, एक तरह से छुआछूत की भावना उत्पन्न करता है। यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विस्तार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही हुआ मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए, पहले से ही हमारे साथ क्या होता है, जैसे जाति जाति का निर्धारण तो आप जन्म नहीं लिए, उससे पहले से आप जाति का निर्धारण हो गया। अगर आप पंडित घर में जन्म लेते हैं तो आप आजीवन पंडित के परिवार के हो जाएंगे, ठीक है, ब्राह्मण के परिवार के हो जाएंगे। अगर क्षत्रिय घर में पैदा लेते हैं तो हमेशा क्षत्रिय हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जाति के आधार पर उसका विभाजन जन्म से पहले ही किया जाता है, किसमें, जाति प्रथा में। जाति प्रथा की मेन यही रूल है ना, कि आप जिस जाति में जन्म लिए उसी जाति का आजीवन आपको वही काम करना है जो उस जाति के लोग करते आए हैं, ठीक है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है। पेशी का जाति प्रथा सिर्फ पेशा ही नहीं बांटता है कि आपको कौन सा काम करना है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए, है ना, एक पेशे में बांधे भी रखती है। जीवन भर आप उसी काम को करते रहिए, ठीक है। जाति प्रथा क्या करता है, जाति सिर्फ आप कास्ट ही डिवाइड नहीं करता है कि आप इसी जाति के हैं, बल्कि काम भी डिवाइड करता है, ठीक है। पेशा मतलब होता है कि आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, जीवन भर उसी काम को करते रहिए, ठीक है। भले ही पेशा क्या हो, अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। भले ही उस पेशा से आपका पेट भरे ना भरे, आपका भरण पोषण हो या ना हो, लेकिन अगर आप जिस जाति के, उसी काम को आपको आजीवन करते रहना है। जाति प्रथा यही हमारा संदेश देता है, ठीक है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है वर्तमान समय में, क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए, कभी कभी अगर मान लिया आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपका भरण पोषण नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, अदर काम करने के लिए मजबूर हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको अपना भरण पोषण भी करना है, ठीक है। तो कभी कभी अचानक क्या करता है, अपने अचानक क्या करना पड़ता है, हमारा दैनिक जीवन में अपने काम को भी क्या करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है ना, काम की चेंजमेंट करनी पड़ती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो,
तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है? देखिए, मान लिया जाए आप कोई विकट परिस्थिति आ गई है आपके सामने, है ना? कि आप जो काम कर रहे हैं उससे हम हमारा खुद का खुद का पेट नहीं भर रहा है तो परिवार का कैसे भरेगा? और ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहें कि हम अदर काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करें, अगर इसकी स्वतंत्रता भी आपको नहीं दी जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? भूखे मरोगे, है ना? अंत में क्या होगा? अंत में क्या होगा? आपके मन में है ना उल्टा-सीधा काम करने का विचार रहेगा। ठीक है? कोई चारा नहीं रह जाता है देखिए। आगे देखिए समझते हैं इस कहानी को आगे अगला पड़ाव में देखिए क्या है ये, ठीक है? देखिए आगे क्या है? आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आ जाती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रतिक्रिया व तकनीक क्या है? में निरंतर विकास करने का जिसके फलस्वरूप मनुष्य को अपना क्या करना पड़ता है? पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं दिया जाए तो आपके है ना इसके भूखे मरने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है? हिंदू धर्म हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म में जो है जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। जैसे हिंदू समाज में जितना भी लोग हैं, क्या कभी आपका है ना हिंदू समाज में जो जाति का जो बाँट दिया आपको वही काम करना है, फिक्स है। तो हिंदू जाति में ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप अदर काम कर सकते हैं, ठीक है? वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे अथक प्रयास है ना भीमराव अम्बेडकर के और भी बहुत सारे जितने भी महान व्यक्ति थे इनके अथक प्रयास के कारण ही ये सब पॉसिबल हो पाया। पहले ये सब ऐसा नहीं था, ठीक है? तो ये पहले का बात बता रहे हैं। अभी तो काफ़ी कुछ हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है, ठीक है? उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें परंपरागत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति, ठीक है? देखिए, पैतृक पैतृक पेशा का मतलब क्या हो गया? पैतृक पेशा का मतलब हुआ कि आपके पूर्वज जो पेशा करते आए हैं, जो काम करते आए हैं, आपको भी वही काम करना है, ठीक है? चलिए आगे इस कहानी को पढ़ते हैं। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति, है ना? ना देकर जाति प्रथा जो है, भारत में बेरोज़गारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन चुकी है। देखिए, जिस कारण से हिंदू समाज में ठीक है? तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि हिंदू समाज में जो है पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है और यही पेशा परिवर्तन नहीं होने के कारण भारत में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, गरीबी, अशिक्षा सब कुछ हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है? अशिक्षा और जिसके कारण यहाँ है ना भारत में क्या होता है? क्राइम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है? देखिए, चलिए आगे समझते हैं इस कहानी को। चलिए आगे देखिए समझते हैं क्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। क्या है? इस प्रकार हम क्या देखें हैं कि श्रम विभाजन की जो दृष्टि है जाति प्रथा क्या है? गंभीर दोष है। यानी कि जातिवाद में बहुत सारा ऐसा दोष हम लोग देख चुके हैं। ठीक है? कि किस तरह से कौन-कौन सा दोष होता है। ज़बरदस्ती किसी को काम नहीं करने दिया जाता है। ज़बरदस्ती उनके साथ छुआ-छूत, भेदभाव तरह की भावना है ना? पैदा कर दी जाती है उनके मन में। देखिए, जाति प्रथा का जाति प्रथा जो है जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। क्या आप अपनी इच्छा से कोई भी जाति का चुनाव कर सकते हैं कि हम इस जाति का बनना चाहते हैं, है ना? बहुत सारा अड़चन आएगा, है ना? पूरा समाज आपके खिलाफ हो जाएगा, ठीक है? तो आप जबकि हमारे समाज में ऐसा है प्रावधान, ठीक है? लेकिन सॉरी हमारा जो संविधान है उसमें है ऐसा प्रावधान कि आप कोई भी कास्ट का आप बन सकते हैं, कोई भी कास्ट आप है ना? अपने इच्छा अनुसार धारण कर सकते हैं। लेकिन हमारा समाज में ऐसा क्या है रूल नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी और कास्ट को चुन सकते हैं। मनुष्य की मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई क्या है स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। देखिए, क्योंकि मनुष्य अगर चाहे भी तो इस काम को करने में
रुचि नहीं रख सकता, क्योंकि उसको पता है कि समाज में ये सब अलाउ नहीं है। ठीक है? इस आधार पर इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी, उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी कि बहुत सारे लोग निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। देखिए, अभी सबसे बड़ी समस्या देखिए, लोग ये भी जानते हैं कि गरीबी को कैसे हटाना है, हम अपने दुःख को कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन वो चाहकर भी ये तभी पॉसिबल है जब वो जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ कर के कोई और काम करे। लेकिन ऐसा तो हमारे समाज में अलाउ ही नहीं है ना? तो जिस कारण से गरीबी भी बढ़ रहा है और लोगों की दुःख तकलीफ़ें भी बढ़ती जा रही है, और वो विवशतावश वही उसी काम को ज़िंदगी भर करते रह जाते हैं। ठीक है? ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को, है ना, क्या करता है? दुर्भावना से ग्रस्त कर, है ना, चालू काम करने और, है ना, कम करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है? ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले लोगों का ना दिल लगता हो, ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? देखिए, कोई कुशल कैसे हो सकता है? जैसे किसी काम को करने में कुशल आप तभी बनोगे जब उसमें आपकी रुचि रहेगी, उसमें आपको मन लगेगा, ठीक है? अब मान लिया जाए पढ़ने में आपका मन ही नहीं लग रहा है, तो आप कैसे पढ़ने में कुशल रहोगे, है ना? कैसे आप सारा कुछ क्या होगे सीख पाओगे, ठीक है? जब तक अगर किसी काम में कुशलता हासिल करनी है, किसी काम में अगर आपको कुशलता हासिल करनी है, तो सबसे पहला ज़रूरी है कि आप क्या करो, उस काम में रुचि करो, ठीक है? अब जैसे पढ़ाई करना है आपको, तो उसमें आपको ज़बरदस्ती मन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? तभी आप उस चीज़ में क्या कर कर सकते हैं, कुशल बन सकते हैं, ठीक है? देखिए, अतः यह निर्वाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि निर्वाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है हानिकारक प्रथा है ना? हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ठीक है? क्या करती है? क्योंकि मनुष्य को जबरन वो काम करना पड़ता है। ठीक है? इस कारण से क्या करता है, जाति प्रथा जो है, देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्वाभाविक प्रेरणा रुचि, मतलब अपने हिसाब से आप काम का चुनाव नहीं कर सकते हैं जाति प्रथा में। ठीक है? इस स्टोरी में यही सीख मिल रहा है हमको। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, ऐसा कौन कह रहे हैं? हमारे जो राइटर हैं भीमराव अम्बेडकर, चाहें कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? अब ये बताते हैं कि किस तरह का समाज हमको चाहिए, किस तरह का समाज होना चाहिए। ठीक है? देखिए, अब ये बताते हैं कि हमारे समाज में किस तरह का समाज होना चाहिए। ठीक है? देखिए, है ना? तो भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में जो है अच्छे समाज क्या है? तो देखिए वो क्या बताते हैं कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता होना चाहिए, है ना? जनता को पूरी तरह से, एक आदर्श समाज का मतलब क्या है वो समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है? कि आदर्श समाज का मतलब है कि हमारे समाज को बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, है ना? उन्हें समानता देनी चाहिए, ठीक है? पर आधारित होना चाहिए, ठीक है? स्वतंत्रता के साथ-साथ सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, तभी वे क्या कर सकता है, एक अच्छा समाज, है ना? बन सकता है, ठीक है? यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अथवा भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो? देखिए क्या बोल रहा है कि अगर सब लोग मिल-जुल कर रहें, चाहे वो किसी कास्ट का हो, अगर वो भाईचारा बनकर रहे तो उसको क्या आपत्ति है? दोनों को खुशी मिलेगा, ठीक है? है ना? क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी शक्तिशीलता होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज का एक छोर से दूसरे छोर तक संभावित हो सके। ठीक है? ताकि दोनों का क्या हो? विकास हो। मिल-जुल कर रहने से दोनों को सपोर्ट मिले, सहारा मिले। ठीक है? ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। सबका क्या होना चाहिए? भाग होना चाहिए। यानी सभी लोग जब तक ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा समाज इस तरह का बने, है ना? तो देखिए, चेंजमेंट एक से ही होता है। अगर एक आदमी चाह लेगा कि हम
इस तरह से जीना चाहते हैं, सब अपना मर्जी के अनुसार काम करना चाहते हैं, तो नहीं होगा। तो जब तक एकजुट होकर के सब मिल करके इस चीज़ को पालन नहीं करेंगे, इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारा समाज कभी भी आदर्श बनने वाला नहीं है। ठीक है? सामाजिक जीवन, देखिए, सामाजिक जीवन में आबंध संपर्क, है ना, के अनेक साधन हैं, ठीक है? वह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। देखिए, सामाजिक जीवन में आबद्ध संपर्क के, है ना, एक-दूसरे के संपर्क के अनेक साधन होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण में मिश्रण की तरह, ठीक है, भाईचारे का यही वास्तविक क्या है, रूप है। जिस तरह से दूध और पानी को मिला दें तो दोनों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगर बीच से निकाल के आपको दे दें तो वो दूध कितना है, पानी कितना, आप पता नहीं कर सकते। उसी तरह से हम लोगों को एक साथ इस तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हमको ये अनुभव ही ना हो कि वो अलग जाति का है, ठीक है। वो अलग जा जिस तरह से हम अपने भाई-बहन में रहते हैं, उसी तरह से अदर कास्ट के साथ भी मिल कर के अगर हम रहें, तो हमारा समाज ही क्या होगा, एक आइडल समाज, एक आदर्श समाज बनकर उभरेगा, ठीक है? और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र, ठीक है? इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। यानी कि लोकतंत्र का आपको अगर परिभाषा पूछे, तो सीधा-सीधा बोल दीजिए कि जहाँ समाज में किसी तरह का भेदभाव उत्पन्न ना हो, सभी समाज वर्ग को समान अधिकार मिले, ठीक है? यही क्या है, एक सच्चा लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक क्या है, रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान का क्या है, एक नाम है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि हम जितने भी हमारे दिनचर्या में, है ना, हम अपना जीवन में, है ना, जितने भी सामाजिक कल्याण के काम करते हैं, वो सब मिल-जुल कर करें, बिना भेदभाव के करें। यही क्या है, एक सच्चा लोकतंत्र है। ठीक है? देखिए, बस अब आपकी स्टोरी समाप्त होने वाली है। ठीक है? देखिए, लोकतंत्र जो है मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति, समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि आप अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। देखिए, लोकतंत्र में एक-दूसरे के प्रति सम्मान, इज़्ज़त, जितना इज़्ज़त आपको दे रहा है, उतना ही इज़्ज़त हमको भी दे रहा है। यही क्या है, एक सच्चा लोकतंत्र है। ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं, आगे की ये स्टोरी जो है। तो आपकी ये स्टोरी जो है यहीं पर समाप्त होती है और आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा। अब हम लोग स्टोरी तो पढ़ चुके हैं, इस क्लास की स्टोरी तो पढ़ चुके हैं। अब कल जो होगा हम लोग बुक सॉल्यूशन पर बात करेंगे, ठीक है? बुक सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, ठीक है? इसमें हम बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन इस तरह से होगा हमारा, देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, लेखक किस विवंडना की बात करते हैं, विवंडना का स्वरूप क्या है, सब कुछ एक अच्छे तरीके से हम कल लेकर के आएँगे आपको और इसको आप लोग देखना नहीं भूलिएगा कल, ठीक है? कल हम इसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है? आगे समझ में, जिसमें 7-8 प्रश्न पर बात करेंगे और कल ही हम आपको बताएँगे कि कौन-सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन-सा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, ताकि आप उसी चीज़ को कवर कर सको जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपके अपने अगले क्लास में, ठीक है? एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ, ठीक है? एक शानदार सेशन के साथ आपको मिलते हैं, ठीक है? तो बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर इस तरह का और भी लेक्चर चाहिए, ठीक है? आप हमें कमेंट में बताइएगा कि सारा सब्जेक्ट का क्या इसी तरह से होना चाहिए रूल, ठीक है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी हो, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा, टेक केयर। और हाँ, हमारा एक बैच, हमारा जो कोर्स है वो आप लोग लेना नहीं भूलिएगा। उसमें सब कुछ, इसका पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मिलेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सारा सारा कुछ, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलेगा, ठीक है? हमारा जाइए प्ले स्टोर पर और ड्रीम क्लासेस सर्च करिए, ड्रीम क्लासेज, ड्रीम क्लासेस सर्च करके हमारे इस क्लास को जुड़ सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ने है ना, है ना, इस सेशन को परचेज़ किया है और उनकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो रही है। तो आप देर किस बात की, ठीक है? आप जाइए, हमारे नीचे जो नंबर शो कर रहा है, ठीक है? उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है?